पर आ चुका होता है हॉबिन से फाइट करने के लिए और सबको संभालने के लिए। अब आगे जिनहोली सबको अपने गाड़ी से धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे तेहुन भी देख लेता है। तेहुन और मॉनसून दोनों उस गाड़ी से टक्कर होने से अपने आप को बचा लेते हैं और वो उसके रास्ते से हट जाते हैं। वो पुलिस वाला बोलता है, अब आखिरकार अब ये कौन सा नया नौटंकी स्टार्ट हो गया, अब ये कौन सा बंदा आ गया यहाँ पर। इस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे जैसे एक पुलिस ऑफिसर के साथ इसने ऐसा काम किया, मुझे टक्कर देने की कोशिश की और मुझे टक्कर दे दिया। हम देखते हैं कि जिनहोली अपनी गाड़ी को हॉबिन के पास जाकर के रुकता है। अब हॉबिन और जिनहोली दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। दोनों जन एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके देख रहे होते हैं। इस गाड़ी को रुका हुआ देख करके इनको बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे लोग उसी गाड़ी को देख रहे होते हैं कि आखिरकार उसके अंदर है कौन और कौन आया है यहाँ पर ऐसे टक्कर देते हुए। नंबर 4 नंबर 2 को बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नंबर 2 बोलता है हाँ शायद हमें निकल जाना चाहिए। नंबर 4 बोलता है लेकिन उन्होंने तो हमें ये कहा था कि हम लोग गाड़ी के अंदर चले जाएं और उनके ऑर्डर्स का इंतजार करें। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉबिन को पीछे से तेहुन बुला रहा होता है चिल्ला चिल्ला करके। तेहुन बोलता है ये दोनों बंटी बबली भाग रहे हैं, अब हमें क्या करना होगा, हम लोग इनका पीछा करें कि हम लोग को यहीं पर खड़ा रह करके बस ये सब देखना है। हॉबिन बताओ हमें। तेहुन हॉबिन से पूछ ही रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हॉबिन कुछ बता नहीं रहा होता है। हॉबिन एकदम सन्नाटे की तरह खड़ा हुआ होता है और बस देख रहा होता है आगे की तरफ। उसके बाद जिनहोली अपने गाड़ी से उतरते हुए बोलता है ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा है हॉबिन। तुम्हें पता है हॉबिन कि ये जो डर है तुम्हारे चेहरे पे जो दिख रहा है अभी मुझे, ये ऐसे ही दिखना चाहिए। मुझे ये तुम्हारे चेहरे पे बहुत अच्छा लगता है, वो भी मेरे लिए ही डर होना चाहिए सिर्फ तुम्हें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस की बैकअप फोर्स एकदम रुकी पड़ी होती है एक जगह पे और वो लोग बोल रहे होते हैं अब हम लोग को क्या करना चाहिए। भला मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार इन लोगों ने हमें यहाँ पर रोक करके क्यों रखा है। ये लोग तो यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल रहे हैं और हम देखते हैं कि जिनहोली के गुंडे पुलिस वालों को रोक रहे होते हैं, उनके रास्ते को रोक करके एकदम खड़े होते हैं। वो पुलिस वाला वॉकी टॉकी पे किसी को बोल रहा होता है कि ये लोगों ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमसे कह रहे हैं कि ये जो जगह है ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पता नहीं हम लोग को क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हैं। फिर उनका हेड पुलिस वाला बोलता है तो हम लोग अब किसका इंतजार कर रहे हैं, हम लोग को अपने हथियारों को निकाल लेना चाहिए, अब हम लोग इन पे अरेस्ट करने वाले हैं। हम लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। उतने में ही उस पुलिस वाले का डंडा कोई छीन लेता है आकर के। वो पुलिस वाला बोलता है अब तुम कौन हो बे। वो डंडा और कोई नहीं सीओ ने लिया होता है और इतना बात सुनते ही सीओ उस पुलिस वाले के मुंह पे उसी डंडे से एक बहुत जोरदार अटैक कर देता है। ये सब देख करके सारे पुलिस वाले बोलते हैं इन लोगों की टीम के लीडर ने हम लोग के हेड पे अटैक किया है, अब हम लोग को इन पे अटैक करना चाहिए। चलो सबसे पहले इनकी टीम के लीडर को ही हम लोग पकड़ते हैं और मारते हैं। हम देखते हैं कि जिनहोली कॉल पे बोल रहा होता है कि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है और तुम्हें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें ला करके दूंगा, बस तुम्हें उन्हें थोड़ी देरी के लिए रोक करके रखना होगा, बस थोड़ा सा समय अपना मुझे निकाल करके दे दो। और तीसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉनसुक अपने आदमियों को ले जाकर के उन सारे पैसों को निकालने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और उसको दूसरी जगह में शिफ्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम एक पुलिस वाले को मार खाते हुए देखते हैं। सीओ वहाँ के सारे पुलिस वालों को आराम से ठोक रहा होता है, एक एक बंदे को वो मार रहा होता है। इतने में एक पुलिस वाला सीओ को बोलता है कि ये सब बेकार है बच्चे, तुम चारों तरफ से हम पुलिस वालों से घेरा चुके हो, तुम खुद ही बीच में आए हो हम पुलिस वालों के यहाँ पर। इतना सुनते ही सीओ पलट करके तुरंत उस पुलिस वाले को एक किक मारता है बहुत जोर से और वो पुलिस वाला बहुत दूर जाकर के गिरता है। सारे के सारे पुलिस वाले सीओ को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन सीओ बार बार डॉज कर जा रहा होता है और उन पुलिस वालों को मार रहा होता है। सीओ एक पुलिस वाले के जेब में एक इलेक्ट्रिक गन को देखता है, वो उस गन को तुरंत छीन करके उन पुलिस वालों पे फायर कर देता है जिससे सारे पुलिस वालों को बहुत तेज झटका लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे पुलिस वाले मार खाते हुए जा रहे होते हैं और पुलिस वालों की संख्या कम होती जा रही होती है। तो ये देख करके एक पुलिस वाला बोलता है कि हम लोग को बैकअप की जल्दी जरूरत है, बैकअप को बुलाओ जल्द से जल्द। ये बात सुनते ही दूसरा पुलिस वाला फटाफट वॉकी टॉकी पे बैकअप का मांगता है, बैकअप बैकअप चिल्ला रहा होता है। वो बैकअप बैकअप चिल्ला ही रहा होता है कि सीओ हैंसो उसके पीछे आकर के खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है, जिसे देख करके वो पुलिस वाला बहुत ज्यादा ही डर जाता है। एक बंदा आकर के डॉनसुक से बोलता है कि जो सीओ हैंसो है उसने पहले से ही सब चीज को रोक करके रखा है, सारे पुलिस वालों को रोक करके रखा हुआ है। ये सुनकर के डॉनसुक बोलता है कोई बात नहीं, अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करो क्योंकि वो ज्यादा देरी तक उन्हें नहीं रोक करके रख पाएगा। हम लोगों ने उसे रोकने के लिए कहा तो है लेकिन वो पूरा टेम्परेरी है क्योंकि जो बैकअप है वो फिर से और एक ज्यादा बैकअप बुला लेंगे और इससे सीओ हैंसो को वहाँ से भाग करके निकलना ही पड़ेगा। हमें बस यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सारे मालों को दूसरी जगह में पहुँचाना होगा, यहाँ से जल्द निकालो ये सारी चीजों को। उसके बाद हम लोग जिनहोली को देखते हैं, वो बोल रहा होता है पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। जिनहोली हॉबिन से बोलता है तुम्हें पता है हॉबिन, तुमने एक पल के लिए तो मुझे डरा ही दिया था और मैं बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ गया था और इसी कारण से मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब बहुत ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा ही खुशी मिल रही है अब। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतना ज्यादा ये सब काम के लिए मेहनत करने वाले हो, इतना ज्यादा एफर्ट करने वाले हो। तुम लोग जानते हो तुम लोग अभी कैसे दिख रहे हो, लग रहा है कि एक ठो कुत्ता जो बहुत ज्यादा ही थका हुआ है, ऐसे लग रहे हो तुम लोग एकदम पसीने में लतर पतर। और ये सुनकर के हॉबिन बोलता है अपना मुंह बंद कर कमीने। हॉबिन सोचता है अब चाहे जो भी हो जाए जिनहोली मेरे एकदम सामने आकर के खड़ा हो चुका है। हॉबिन फिर अपने दोस्तों को बोलता है तो चलो दोस्तों, इसने हमें कुत्ता बोला है तो अब हम सब कुत्ते मिल करके इस कुत्ते को मारने वाले हैं, तो चलो अब सबको अपने अपने पोजीशन पे रेडी हो जाओ। उतने में ही जिनहोली के पीछे से आवाज आती है, कोई उसे बुलाते हुए आगे बढ़ रहा होता है उसके तरफ। हम देखते हैं कि वहाँ पर इन्वो होता है, इन्वो जिनहोली को मारने की कोशिश करता है लेकिन जिनहोली उसे डॉज कर लेता है। इन्वो बोलता है कि तूने मेरे पापा को तो नहीं भूला होगा, कैंग जिनशियोक, मैं उन्हीं का बेटा हूँ कैंग इन्वो, समझ में आया। हॉबिन इन्वो को लड़ते हुए देख करके जिनहोली से बहुत ज्यादा ही डर जाता है, वो इन्वो को रोकने की कोशिश करना चाहता होता है
उतने में ही जिन्होंली इनको को एक जोरदार हाथ से चाटा मार करके हटा देता है साइड में। जिन्होली बोलता है ये बात बहुत ज्यादा ही पुरानी हो चुकी है, अब मुझे बार बार उस मनहूस इंसान का नाम मत दिखा, समझाना, मुझे उसके बारे में नहीं सुनना है। इनको को मार खाता हुआ देखते ही हॉबिन सीधा जिन्होली पे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन जिन्होली उसे ब्लॉक कर लेता है। जिन्होली बोलता है जरा देखो तो कहीं और आग लग गई, मैंने तो किसी और को मारा था, तुम्हें अभी थोड़ी ना मारा था मैंने। वैसे मेरे ख्याल से तुम सही से मुझे पंच नहीं मार पाए, वैसे मुझे याद है कि ये पंच कुछ इस तरीके से मारा जाता है। और हम देखते हैं जिन्होली हॉबिन को एक जोरदार पेट में पंच मारता है। हॉबिन वो पंच खाने के बाद एकदम बैठ जाता है और हिल डुल भी नहीं रहा होता है। जिन्होली बोलता है क्या तुम्हें पता है हॉबिन, यही कि तुम्हारा जो अभी शरीर है वो अभी कितने बुरी हालत में है। जिन्होली उसे किक मारने ही जा रहा होता है हॉबिन को, उतने में ही तेहुन आकर के जिन्होली को किक मारते हुए बोलता है तुम कितने ज्यादा बूढ़े हो जिन्होली, तुम उसे मारने के बारे में सोच रहे थे। और हम देखते हैं तेहुन का किक खाने के बाद जिन्होली सीधा जाकर के कार से टकरा जाता है। जिन्होली ये किक खाने के बाद बोलता है वो वैसे तुम पक्का तेहुन होगे, क्यों मैंने सही कहा ना। तेहुन बोलता है तुझे मेरा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना, मेरा नाम अगले बार से मत लेना अपने जुबान पे। उसके बाद तेहुन बहुत जोरदार जंप मारता है, एकदम हाई जंप मारता है और उसे जिन्होली को राउंड हाउस किक मारने वाला होता है। जिन्होली ये सब देख रहा होता है। जिन्होली बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या तेहुन। जिन्होली क्या करता है उस कार का दरवाजा खोल देता है और तेहुन उसी कार के दरवाजे पे किक मार देता है। तेहुन बोलता है अगर मैं ऐसे ही इस सब चीजों पे किक मारता रहा तो इसका उल्टा असर मेरे पाँव पे ही होगा। तेहुन बोलता है तुम कमीने के बच्चे। उसके बाद तेहुन उल्टा हो जाता है और जिन्होली बोलता है तो मिस्टर तेहुन, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कभी भी मैनर्स नहीं सिखाए हैं। और हम देखते हैं जिन्होली तेहुन को उठा करके पटकने वाला होता है। जिन्होली बोलता है तुम्हें पता है ना कि तुम अभी तक कुछ खास बड़े नहीं हुए हो। जिन्होली तेहुन को देखते हुए बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम लोग बिल्कुल भी लड़ने के हालात में नहीं हो, तुम लोग का हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। जिन्होली बोलता है क्या हुआ, मेरे ख्याल से अब तुम्हारे पास इतना ताकत ही नहीं बचा कि तुम मेरे अटैक से अब डॉज भी कर पाओ, क्या हुआ तेहुन। उतने में ही वहाँ पर मॉनसून आ जाता है और वो जिन्होली को एक जोरदार पंच मारता है। जिन्होली मॉनसून का पंच खाने के बाद मॉनसून को बोलता है वाओ, मेरे ख्याल से तुम एक प्रोफेशनल फाइटर हो, तुम बहुत ज्यादा ही अलग लड़ रहे हो इन सब के मुकाबले। और हम देखते हैं वो जिन्होली मॉनसून पे अटैक कर देता है। मॉनसून उसके अटैक को करने की नीति को देखते हुए बोलता है मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया रेसलर है, ये मेरे ऊपर रेसलिंग का दाव चल रहा है। हम देखते हैं कि जिन्होली मॉनसून को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में ही मॉनसून बोलता है अरे अरे जरा एक सेकंड रुक भी जाओ, इतना हड़बड़ाना सही नहीं है, वैसे भी मैं अब तुम्हें खत्म ही करने वाला हूँ जिन्होली, तो तुम्हारा अब टाइम आ चुका है। हम देखते हैं मॉनसून जिन्होली को बहुत जोर से पटक देता है। जिन्होली अपना दांत चियार देता है। मॉनसून फिर जिन्होली की तरफ अपना एक और पंच आगे बढ़ाता है। उतने में ही जिन्होली उस पे एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। मॉनसून बोलता है इसके पास ये कुल्हाड़ी अचानक से कहाँ से आ गई। उसके बाद जिन्होली मॉनसून को एक लात मार करके धक्का दे देता है, अपने से दूर फेंक देता है। जिन्होली मॉनसून से बोलता है क्या हुआ, क्या ये तुम्हारा पहली बार है कि जब कोई तुम्हें एक कुल्हाड़ी से मार रहा है। जिन्होली मॉनसून की तरफ एकदम कुल्हाड़ी मारने वाला होता है कि मॉनसून उसके कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जिन्होली बोलता है ये बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है ना, क्यों है ना, तुम्हें इसे अब डर लग रहा है ना, लेकिन मुझे माफ कर देना मॉनसून, अब मेरा वक्त आ चुका है कि मैं यहाँ से अब अपने घर जाऊँ, तो अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उतने में ही जिन्होली के पीछे कोई बंदूक रख देता है और बोलता है तुम अब रुक जाओ। वो बंदा बोलता है अब ये तुम्हें कैसा लग रहा है, मेरे ख्याल से अब तुम भी काफी ज्यादा डर चुके हो, क्यों मैंने सही कहा ना। सुन लो जिन्होली, अगर तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं कोई भी नियम कानून नहीं मानूंगा, मैं सारे नियम कानूनों को तोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मार जरूर दूंगा हर एक नियम कानून को तोड़ने के बाद। तुम्हें पता है जिन्होली तुम बहुत ज्यादा ही कमीने इंसान हो। खैर जो भी हो, अब वक्त आ चुका है कि मैं ये काम करूं और इस कहानी को यहाँ पर ही खत्म कर दूं, क्योंकि अब बस एक ही रास्ता बच गया है इन सब चीजों को खत्म करने के लिए। अब मेरे में मरो या मारो वाला सवाल आ चुका है और मैं अब अपने बदले की आग में जल रहा हूँ, समझ गए ना। लेकिन हम देखते हैं कि इनको का हाथ कांप रहा होता है। जिन्होली बोलता है ऐसा है क्या, तुम ऐसा करने वाले हो क्या, मेरे ख्याल से तुम्हें उस बंदूक को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए, मैं तुम्हारे कांपने की आवाज अच्छे से सुन पा रहा हूँ। इनको बोलता है मैंने कहा हिलो मत वरना मैं गोली चला दूंगा। जिन्होली अपने सर को उसके बंदूक के मुंह के पास रख करके बोलता है तुम्हारी आवाज तो बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन क्या तुम मुझे शूट कर सकते हो, हाँ। इनको जिन्होली की ऐसी हरकत को देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ज्यादा ही घबराने लगता है। इनको को उसके फादर दिखाई देने लगते हैं। जिन्होली बोलता है अच्छा छोड़ो ये गन जरा मुझे दिखाना तो कैसी है। उतने में ही इनको फायर कर देता है, लेकिन जिन्होली इनको के हाथ को रोकते हुए बोलता है ऐसा है क्या, इतना आसान थोड़ी ना है बच्चे, मेरे को लगता है कि तुम्हारा जो हाथ है वो काफी ज्यादा ही कांप रहा था, लेकिन शायद मैं गलत था। उसके बाद जिन्होली इनको के हाथ में मार करके उसके हाथ से उस गन को छीन लेता है। उसके बाद जिन्होली इनको को लात मारते हुए बोलता है वैसे कुछ भी हो तुम अपने बाप से कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। वैसे मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने उस समय सुना नहीं था। छोड़ो रहने दो मत बताओ। और हम देखते हैं कि जिन्होली इनको को गोली मार देता है। जिन्होली बोलता है ऊपर जाकर के अपने बाप को मेरे तरफ से हाय जरूर बोलना इनको। ये सब देख करके मॉनसून बहुत ज्यादा ही डर जाता है। जिन्होली बोलता है डरो मत बच्चे, मैं वैसे भी तुम्हें नहीं गोली मारने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बस एक ही गोली बच गई है, तो डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा बच्चे तुम्हारे लिए। तो वैसे मैं जो करने जा रहा हूँ इससे पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है।
ये छटांग भर का बच्चा पहले से ही मेरे बहुत ज्यादा ही करीब रहा है और बहुत टाइम से ये मेरा माथा भी खराब करके रखा है। इसको मैं स्टार्टिंग से ही इतने प्यार से समझाता आया हूँ लेकिन ये कुछ समझता ही नहीं है। यहाँ तक कि ये बच्चा अपना दिमाग का इस्तेमाल करके मेरे साथ खेलने तक का कोशिश किया था और कुछ दिन बाद ये मेरे से एकदम आमने सामने आकर के लड़ाई करने लगा। मेरा सारा धंधा ही इसने चौपट कर दिया। तो सबसे बड़ा खतरा मेरे लिए यही है और मुझे वो सब बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है सोच सोच करके अभी भी। तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के को बार बार देखता रहूं, हर बार देखूं। मैं नहीं चाहता अब ये। और जिन्होंने हॉबिन पे गोली चला देता है लेकिन तेहून आकर के उसे हॉबिन को बचा करके वहां से एकदम दूर खसक जाता है। जिन्होंने ये देख करके बोलता है तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा ही अजीब हो, एकदम पागल ही लड़के लगते हो मुझे तुम। तेहुन जिन्होली से बोलता है तो अब क्या तुम दूसरों को गोली मारना भी स्टार्ट कर दिए हो जिन्होली। और हम देखते हैं कि तेहुन के पेट पे मतलब कि पीठ पे गोली लग चुका होता है। तेहुन हॉबिन से बोलता है क्या तुम ठीक हो? हॉबिन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम क्या ठीक हो? और तेहुन बोलता है हाँ मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। हॉबिन बोलता है तुमने तो एकदम गोली से मुझे बचा ही लिया, अगर हम लोगों का जरा भी देरी लगता तो हम दोनों मारे जाते। वैसे अगर तुम बच ही चुके हो तो चलो अब हम दोनों मिल करके तेहुन इस जिन्होली के बच्चे को हराते हैं। चलो तेहुन अब हम लोग ये सब कर सकते हैं। लेकिन तेहुन हॉबिन के ऊपर गिर जाता है और अचानक से तेहुन जमीन पे गिर जाता है जिससे हॉबिन बहुत ज्यादा ही शॉक में रह जाता है। हॉबिन अपने हाथों में लगे खून को देखता है। हॉबिन अपने हाथों में तेहुन के खून को लगा हुआ देख करके बहुत ज्यादा ही अजीब फील कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा ही बड़े सदमे में होता है। उसके बाद हॉबिन रोने लगता है। हॉबिन बोलता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। ये देख करके जिन्होली बोलता है अब क्या हो गया तुम्हें? उसके बाद जिन्होली पे हॉबिन अटैक कर देता है सीधा। जिन्होली हॉबिन के फेस पे एकदम नी स्ट्राइक दे देता है बहुत जोर से। हॉबिन जिन्होली के पांव को पकड़ करके जिन्होली को घुमा देता है और खुद भी घूम जाता है बहुत जोर से और दोनों जन जमीन पे बहुत जोर से गिरते हैं सर के बल पे। दूसरी तरफ मॉनसून इनको को उठा करके तेहुन के पास जा करके रोने लगता है और इस तरफ हॉबिन एक पत्थर उठाता है। हॉबिन जिन्होली के फेस पे वो पत्थर जोर से फेंक करके मारता है और जिससे जिन्होली के फेस पे बहुत जोर से लगता भी है। इस तरफ मॉनसून अपने कपड़े को फाड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हॉबिन जिन्होली पे बहुत सारे अपने पंचेस को झाड़ रहा होता है। हॉबिन चिल्लाते हुए जिन्होली पे पंच बरसाने लग रहा होता है और वो बिना रुके बरसा रहा होता है। उतने में ही जिन्होंली हॉबिन को पकड़ते हुए बोलता है कितना चिल्लाएगा, चुप हो जा अब। तुझे पता भी है तेरा आवाज कितना ज्यादा तेज लग रहा है कानों पे। और हम देखते हैं जिन्होली हॉबिन को उठा लेता है। तेहुन बोलता है जाओ मॉनसून और जाकर के हॉबिन की मदद करो। मॉनसून बोलता है अगर मैंने अभी अपना हाथ हटाया तो तुम जल्द से जल्द मर जाओगे, समझ गए ना। इस तरफ हम देखते हैं कि जिन्होली हॉबिन को बहुत ज्यादा मार रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हें पता है तुम्हारा खून जो है बहुत ज्यादा ही गर्म है। ओए हॉबिन तुम्हें नहीं लग रहा तुम्हारा खून इतना गर्म है कि मेरा मारने का और मन कर रहा है। उसके बाद जिन्होली की नजर अपने नीचे की तरफ में जाती है। हम देखते हैं कि हॉबिन एक लकड़ी के टुकड़े को उठा करके जिन्होली के पेट में घुसा देता है और ये देख करके जिन्होली बहुत ज्यादा ही शॉक में हो जाता है। उसके बाद हॉबिन सीधा उठ करके जिन्होली के फेस पे एक बहुत जोरदार हेडबट मारता है। जिन्होली सीधा हॉबिन को एक बहुत जोरदार धक्का दे करके अपने से दूर गिरा देता है। जिन्होली अपने शरीर से उस लकड़ी को निकालते हुए बोलता है अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक निकले। पता नहीं तुम इसे कहाँ से उठा लिए लेकिन हाँ तुम्हें इसको और भी ज्यादा अंदर घुसाना चाहिए था तभी मैं मरता, वरना नहीं। देखो तुमने कितना ज्यादा कम ही घुसाया था मेरे अंदर। उतने में ही हॉबिन कुल्हाड़ी लेकर के जिन्होली पे अटैक कर देता है लेकिन जिन्होली डॉज कर लेता है। जिन्होली हॉबिन से बोलता है अबे तेरे साथ आखिरकार हुआ क्या है, सब बता तो जरा मुझे। मेरे ख्याल से तू काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका है तेहुन को लेकर के हॉबिन। तुम्हें पता है ये तुम पे सूट नहीं करता है, तुम्हारे ऊपर ऐसे इमोशनल होना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जिन्होली फिर हॉबिन के फेस पे एक बहुत जोरदार किक मार देता है। हॉबिन की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी लेकिन इतने में ही जिन्होली कहाँ रहने वाला था वो हॉबिन को उठा करके फिर पटक देता है। ये सब देख करके मॉनसून बहुत ज्यादा ही डर जाता है। तुम्हें पता है हॉबिन कितना समय बीत गया, मैंने कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं मारा है। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें बहुत ज्यादा ही हेल्पलेस महसूस हो रहा होगा। मैं तो बस इमेजिन कर रहा हूँ कि अभी ऐसे मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद अब क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। उसके बाद जिन्होली का मोबाइल बजने लगता है। जिन्होली उसके तरफ अपना नजर उठा के देखता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस का बैकअप फोर्स वापस से आ चुका होता है और पुलिस वाले एक एक गुंडे को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि सीओ इन सब लोगों से छुप करके एक पेड़ के पीछे किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। आई थिंक वो डॉनसुक हो रहा होगा। सीओ डॉनसुक को सारी बातें बता देता है कि वहाँ पर पुलिस फोर्स आ चुकी होती है। डॉनसुक बोलता है अब सब कोई गाड़ियों में वापस बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा और यहाँ पर जो हो चुका है वो लेकर के चलो, जो बच गया है उसको यहीं पे छोड़ दो, चलो अब यहाँ से निकलो। हम देखते हैं कि जिन्होली भी अपनी गाड़ी में निकल चुका होता है अपने घर के लिए। जिन्होली बोल रहा होता है मुझे अब अच्छा फील नहीं हो रहा है। हॉबिन जिन्होली को ऐसे उसको छोड़ करके जाते हुए देख करके सोच रहा होता है कि आखिरकार जिन्होली ने उसे इतना आसानी से छोड़ कैसे दिया है। हॉबिन के पास दो पुलिस वाले आकर के बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खड़े हो सकते हो। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस की फोर्स आ चुकी होती है। हॉबिन को फिर याद आता है कि तेहुन और मॉनसून सब कोई बहुत बड़े खतरे में थे, उन लोगों को गोली लगी है। ये सोच करके हॉबिन पीछे की तरफ पलटता है। हम देखते हैं कि तेहुन, इन्वो और मॉनसून सबकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है। हॉबिन तेहुन लोग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसको देख करके पुलिस वाले लोग बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, ऐसे मत आगे भागो।
उसके बाद हॉबिन को धक्का देते हुए पुलिस की हेल्पलाइन वाली पुलिस जा रही होती है मदद करने के लिए आगे। ये सब देख कर कुछ पुलिस वाले बोल रहे थे ये कितना ज्यादा बुरी तरीके से चोट लगा है, इसका तो काफी ज्यादा खून बह चुका है, पता नहीं ये ठीक भी रह पाएगा कि नहीं, इसका बहुत ज्यादा खून निकल गया है। एक पुलिस वाला बोलता है मेरे ख्याल से अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं रह गई है इन्हें बचाने का। दूसरा पुलिस वाला बोलता है अरे ये सब क्या कह रहे हो, हम लोग वो करेंगे जो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जितना कर पाएंगे उतना हम लोग करेंगे इन्हें बचाने के लिए। उसके बाद वो पुलिस वाले तेहून को हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगते हैं, एम्बुलेंस को बुलाने की बातें कर रहे होते हैं। हम नहीं जानते हैं कि ये लड़का कब तक अपने आप को ऐसे ही जिंदा रख पाएगा, ये बहुत बड़े ही खतरे में है, ये मर कभी भी सकता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि होबिन को बचाते समय टियान को गोली लग जाती है। फिर होबिन जिरो को बहुत ही गंदी तरह से मार रहा होता है और तभी पुलिस आ जाती है। जिरो वहां से भाग निकलता है और टियान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टियान कंप्लीट बेड रेस्ट पे है। डॉक्टर टियान के डैड को बताते हैं हमने सब कुछ कर लिया जो हम कर सकते थे क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ब्लड लॉस किया है, हम ये नहीं कह सकते कि वो कब जागेगा। तभी टियान के डैड बोलते हैं क्या कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि वो कभी ना जागे। डॉक्टर्स कहते हैं हम इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकते पर आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। टियान के डैड बोलते हैं वो जागेगा, मुझे पता है, मेरा बेटा एक फाइटर है। होबिन रोते हुए बोलता है ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं बहुत कमजोर था, मुझे माफ कर देना टियान, मैं अब कुछ भी करूंगा उस कमीने को खत्म करने के लिए। तभी टियान की आवाज आती है क्या हुआ, सबके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं, कोई मर गया है क्या। टियान ऑक्सीजन मास्क हटा के बोलता है ये चीज सफोकेट कर रही है मुझे, इतनी जल्दी मुझे मारने का प्लान है क्या तुम सबका। होबिन कूद के टियान के गले लग जाता है। टियान बोलता है इतना रोना धोना क्यों, एक गोली से कोई नहीं मरता। होबिन बोलता है मरते हैं भाई। टियान कहता है पर मैं नहीं मरता, तुम्हें मेरा इतना बड़ा एहसान चुकाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी जान बचाई है। होबिन बोलता है थैंक्स यार। तभी टियान के डैड होबिन से कहते हैं तो ये सब क्या चल रहा है। टियान की झूठों की लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसने जानबूझकर सब कुछ मुझसे छुपाया है। तो तुम लोग इस बंदे जिसका नाम जिन्हो ली है इसके पीछे हो, मैं समझ सकता हूँ, इसी वजह से टियान घर से भाग गया था। होबिन कहता है हाँ यही बात है सर, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने ये सब आपसे छुपाया। टियान के डैड कहते हैं ओ अच्छा कोई बात नहीं। टियान की डैड वहाँ से जाने लगती है। होबिन उनसे बोलता है रुको मिस्टर संग, ये टियान की गलती नहीं है, मैंने इसे ये सब करने के लिए कहा था। टियान की डैड जाते हुए बोलते हैं क्या तुम प्लीज टियान का ध्यान रखोगे। होबिन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, पर आप कहाँ जा रहे हैं। टियान की डैड बोलते हैं मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मुझे किसी से मिलने जाना है। होबिन अपने मन में सोचता है ये किससे मिलने जा रहे हैं और वो भी इस वक्त। तभी से शिफ्ट होता है। असेंबलीमैन जे उंग हान चलाते हुए जिनों से कह रहे होते हैं तुम सोच क्या रहे थे, तुम कैसे गोली चला सकते हो उस वक्त, तुम्हें पता है ना हम सब जुड़े हुए हैं, एक छोटी सी भी गलती हम सबको ले डूबेगी। वैसे तो कैंपेन फंड का क्या होगा, तुम्हें समझ नहीं आता कि अगर ये फंड खत्म हो गया तो सब बेकार हो जाएगा। जिनो बोलता है अब तुम मेरे नफ्स पे चढ़ाए हो। असेंबलीमैन बोलता है तुमने अभी क्या कहा। जिनो बोलता है हम सब एक ही बोट में सवार हैं, तो ये नाटक बंद करो, तुमने कहा था कि तुम्हारा आज एक इवेंट शेड्यूल है तो तुम वहाँ क्यों नहीं जाती, तुम्हें वही करना चाहिए था जो मैंने कहा था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मेयर बना दूंगा तो मतलब बना दूंगा, इसका मतलब तुम्हें संभल कर चलना चाहिए, हो सकता है कि मैं अपना माइंड चेंज कर दूं। जिनो असेंबलीमैन के मुंह के सामने अल्कोहल की बोतल आगे करके बोलता है क्या तुम अंदेशा लगा सकते हो कि इसके बाद क्या हो सकता है। तभी जिनो एक लिटिल बना के बोलता है हम सब एक ही बोट में सवार हैं पर मैं बोट का कैप्टन हूँ, बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू मैं तुम्हें बोट से फेंक सकता हूँ, समझ गए, तो अब निकलो यहाँ से। मिस्टर असेंबलीमैन वहाँ से गुस्से में जाते हुए तभी वहाँ डोंगसुक आ जाता है और कहता है बॉस क्या हुआ। जिनो बोलता है डोंगसुक उसे जाने दो। डोंगसुक हंसते हुए बोलता है उसने मुझे एक नखरे करने वाली छोटी लड़की की याद दिला दी। जिनो बोलता है तुम यहाँ किस काम से आए हो। डोंगसुक हंसते हुए बोलता है हमने कामयाबी हासिल कर ली। तभी हम 3 आदमियों को देखते हैं जो जिनो की गैंग के मोस्ट डेंजरस मेंबर होते हैं, तक हमें इनका नाम नहीं पता चलता तो मैं इन्हें मिस्टर ए बी और सी कहूंगा। मिस्टर ए कहता है कितने टाइम के बाद मैं कोरिया में आया हूँ। मिस्टर बी बोलता है मैंने सोचा था कि गैंग बंद हो गई जब जिनो पकड़ा गया था और लगता है गैंग अभी भी एक्टिव है। मिस्टर सी बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें सोचा ना उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया हमें यहाँ बुलाने का। मिस्टर ए कहता है चलो इसे एक इंटरनेशनल ट्रिप की तरह लेते हैं। तभी सीन जिनो पर शिफ्ट होता है। वो कहता है ये लोग हमारे गैंग में बड़े ऑपरेशन संभालते थे, जब पहले सब कुछ खत्म हो गया था तो ये दूसरे देश भाग गए थे, तुम जानते हो इन्होंने वहाँ अच्छा कमा लिया था। जब मिस्टर असेंबलीमैन मेयर बन जाएगा हम उसे यूज करके शोर पर राज करेंगे, उसके बाद हम पूरे देश में कब्जा कर लेंगे, हमारा ही राज होगा हर तरफ। वहाँ मिस्टर टैटू दूर के आता है और कहता है मैं कुछ बुरी न्यूज लाया हूँ, गैंग के कुछ पुराने मेंबर्स वापस आ गए हैं, मैं सुना कि वो पैसे जो हमने कलेक्ट किए थे वो उनकी पॉकेट में जाने वाला है, हमारी नहीं। हिजू कहता है क्या कह रहे हो। मिस्टर टैटू कहता है डैम इट, लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं पहले, ये बहुत अनफेयर है। पैंग आओ और टीम के साथ जो कुछ हुआ उससे हमारे
हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे पीछे छूट जाएंगे। तभी सीन लिजिनो पर शिफ्ट होता है। वो कॉल पे हेसू से बात कर रहा होता है और कहता है, क्या तुमने न्यूज सुनी? हेसू बोलता है, हाँ सुन ली। जिनो से कुछ बोलता है। कॉल एंड होता ही हेसू कहीं जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। टियान के डैड सैमडेक के पास आते हैं। सैमडेक यानी कि गर्ल के डैड कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? टियान के डैड बोलते हैं, क्या तुम गैस कर सकते हो? सैमडेक बोलता है, मैं गैस करने के मूड में नहीं हूँ, सीधे सीधे बताओ। टियान के डैड कहते हैं, जिनो ली अब सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं रहा, टियान को गोली लग गई है और लोग हर्ट हो सकते हैं अगर चीजें ऐसी ही चलती रही। ये सब इनडायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि हमारे बच्चे एक सर्टन बच्चे के दोस्त हैं जिसका नाम है होबिन। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ताइक्वांडो लेजेंड ज्वाइन करोगे? सैमडेक कहता है, डैम इट, लगता है मुझे शॉप हर टाइम के लिए बंद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ होबिन टियान को कह रहा होता है, हाँ करो आओ। लेकिन टियान बेड पर लेटे हुए मस्ती से ऑनियन चिप्स खा रहा होता है और कहता है, खाने खाने का तो टाइम है लेकिन मुझे भूख नहीं है। होबिन बोलता है, अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें खाना पड़ेगा। टियान बोलता है, तो मुझे फ्राइड चिकन ला के दो, फिर बात करेंगे। होबिन मन में बोलता है, तो मेरी मोम भी ऐसा ही फील करती होगी जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। टियान कहता है, जिनो का क्या हुआ, कोई अपडेट है? होबिन बोलता है, शॉर्ट में कहूँ तो हम हार गए। पुलिस ने सब इलीगल इमिग्रेंट को अरेस्ट कर लिया लेकिन हम जिनो को नहीं पकड़ पाए क्योंकि गैंग और पैसा सब हाथ से निकल गया। जब हम फाइट कर रहे थे जब वो लोग चुपके से भाग गए, पुलिस को बस थोड़ा ही पैसा मिला। पुलिस गुस्से में है क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है। जिनो ली फिर से सबके रडार पर आ गया है और ये एक क्रिमिनल के लिए अच्छी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि भूमि रोते हुए हॉस्पिटल में पहुंचती है। भूमि बोलती है, मैंने सुना तुम्हें गोली लग गई थी, तुम कैसे हो अब? तुम ठीक तो हो ना? तभी भूमि होबिन के गले लग जाती है और बोलती है, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना डर गई थी, मुझे गंदे गंदे ख्याल भी आ रहे थे। होबिन, जो तुम कर रहे हो ये बहुत डेंजरस है। भूमि आगे बोलती है, प्लीज होबिन। होबिन बोलता है, क्या? मुझे बाथरूम जाना है, मेरी मदद करोगे? तभी टियान समझ जाता है भूमि होबिन के साथ क्या करने वाली है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? टियान होबिन को पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ जीनियस, बाथरूम में? मैं तो सोच रहा था कि तुम यहाँ मेरे हेल्प के लिए हो लेकिन तुम तो अपनी हेल्प कर रहे हो। तुम क्या बताने वाले हो भूमि को? अरे यार तुम एक मर्द हो, तुम इतनी आसानी से नहीं पिघल सकते। होबिन भूमि को जोश में बोल देता है, मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा भूमि, थोड़ा वेट करो। तभी सीन एक क्लब में शिफ्ट होता है जिसका नाम क्लब MM3 होता है। ये 20 अबव एज ग्रुप के लिए बेस्ट क्लब है और लड़कियां पटाने के लिए तो बेस्ट प्लेस है ही, साथ में ड्रग्स लेने के लिए भी। तभी एक लड़का किसी से कह रहा होता है, ओ ब्रो, आज जो स्टफ तुमने दिया था वो अमेजिंग था, अगर तुम्हारे पास कुछ और बचा हो तो मुझे चाहिए। वो ड्रग प्रोवाइडर कहता है, सॉरी बस इतना ही था। वो लड़का कहता है, क्या बस इतना ही था? मुझे और चाहिए था। ये तुम्हें किसने दिया था? वो ड्रग प्रोवाइडर बोलता है, वो बंदा यहाँ पहले कभी नहीं देखा गया, लगता है वो एक कोरियन था लेकिन उसने कहा कि वो बस यहाँ घूमने आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिनू और मिस्टर सी पर। मिस्टर सी कहता है, मैं हर कंट्री में उतरने के बाद एक जगह हमेशा जाता हूँ। तुम गैस कर सकते हो जिनो? हाँ सुना, तुम कल क्लब गए थे, लगता है तुमने नई ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मिस्टर सी कहता है, जिनो तुम तेज हो। जिनो बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने चाइना में एक शहर को एडिक्टिव ड्रग्स को बेच के, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे। मिस्टर सी कहता है, इसलिए तुमने मुझे यहाँ वापस बुलाया है, तुम चाहते हो मैं वो काम यहाँ भी करूँ? जिनो बोलता है, हाँ यार, अपने होम कंट्री में काम करने का मजा ही कुछ और होता है। तुम एग्री करते हो ना? लेकिन तुम इतना सारा प्रोडक्ट चाइना से कोरिया में कैसे लाओगे? मिस्टर सी कहता है, ओ कम ऑन, हम प्रोस है, चाइना ही एक कंट्री नहीं है जहाँ हमने पैसे कमाए हैं। शिपमेंटो हमसे पहले यहाँ पहुँच गया, कस्टम से प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चलो आज ही प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। तभी सीन होबिन में शिफ्ट होता है। होबिन कहता है, 2 हफ्ते हो गए, भूमि का डरावना सपना भी सच नहीं हुआ और सब कुछ शांत लग रहा है, और तो और जिनो का भी कुछ पता नहीं चल रहा और ना ही मेरे पास कोई अपडेट है, और न्यूज में तो लगातार ड्रग्स की खबरें आ रही है और पूरे सियोल में इसके बारे में बात हो रहा है। क्या जिनो सच में ये सब करने के हालात में है या कोई नया ड्रग लॉर्ड टाउन में आ गया है? तभी होबिन किसी से टकरा जाता है और होबिन का फोन नीचे गिर जाता है।